ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की परीक्षा के लिए जो 60 लेक्चर की हमारी सीरीज है उसका यह पहला लेक्चर है। ये लेक्चर आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री और असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। आपने पहले के वीडियोस हमारे देख लिए होंगे। हमारी कोशिश रहेगी आपके साथ इस लेक्चर सीरीज में 10,000 प्लस प्लस क्वेश्चन बैंक डिस्कस किए जाएंगे और इसमें 60 चैप्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें यदि आप लोगों को बताया होगा इंट्रोडक्शन में, पहले भी आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर सिस्टम्स, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स, प्रोसेसर एंड मेमोरी, इस तरह के देखिए हमने यहाँ पे 60 चैप्टर्स इस किताब में तैयार किए गए हैं। आज से हम इस किताब के पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ठीक है जी, अच्छे से इसको समझेंगे। क्या क्या आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में याद रखना है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो इतना तो आपको ज्ञात ही होगा, कंप्यूटर क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, लेकिन इससे आगे भी आपको थोड़ा सा बढ़ना होगा। देखिए, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से निकला है। ठीक है जी, विच मीन्स टू कैलकुलेट। इसी कारण कंप्यूटर को एक कैलकुलेशन डिवाइस भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेसेस calculations and operations based on instruction provided by a software or hardware program। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आया हो, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। तो कंप्यूटर को नॉर्मली हम एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में भी देखते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर्स की एक या दो परिभाषाएं याद रखनी है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सुटेबल डेफिनेशन फॉर द कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा 10 डेफिनेशंस आपको दी गई, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें से 2 या 3 आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट कॉमनली जो इसकी डेफिनेशन को आप हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, पहली डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। तो आपको यहाँ पे इतना पता लग गया कि कंप्यूटर्स क्या करता है, इनपुटिंग को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो कंप्यूटर एक इस तरह का डिवाइस है जो कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ में काम करता है। इनपुटिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो हमारे सामने आता है। नेक्स्ट है नीड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी। देखिए, ये जो अंडरस्टूड करने वाली बात है कि लिटरेसी की जरूरत क्यों पड़ेगी। आजकल आप देखेंगे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, डिफरेंट तरह की सर्विसेज है, उसमें हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। ये मान के चलिए कि कंप्यूटर के आने से मानव जीवन का जो रहन सहन था, जो उसकी एक्टिविटीज़ थी, जो उसकी सोचने की क्षमताएँ थी, वो सारी बदल चुकी है। तो कंप्यूटर की लिटरेसी से हमारा जो युग है वो डिजिटल दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड की दुनिया में बदल चुका है। किसी भी तरह की यदि हम यहाँ पे बात करें, देखिए, लिटरेसी स्किल रिक्वायर्ड्स, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए। सोशल मीडिया है, सर्च इंजन्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इंटरनेट एंड अदर कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स है, ई कॉमर्स है, पेरोल सिस्टम एटसेट्रा, नेटवर्किंग, डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग से सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से मैनेज करते हैं, यदि आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या है, लिटरेसी है। देखिए, आपको सिलेबस में भी बताया था हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। सिलेबस हमारे दिमाग में रहना चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है। 60 चैप्टर के माध्यम से इस जीआईटी की परीक्षा के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। सिलेबस में आपको कहा गया था, पिछले वीडियो यदि आपने अच्छे से सुना होगा, आईटी शब्द को याद रखना है, आईपी शब्द को याद रखना है, सीएस कंप्यूटर शब्द को याद रखना है और आईटीईएस को आपने याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जो सिलेबस में मुख्यतः इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कहा गया है कि आपको कहाँ से पेपर आएगा, कंप्यूटर साइंस से आएगा, आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आएगा, आईपी से आएगा, या फिर आपको आईटीईएस भी वहाँ पे शब्द जोड़ा गया है। तो इन क्लासों का जो सिलेबस है, मुख्यतः ये जो बात आपसे की जा रही है, ये 9th से लेकर 12वीं तक के जो सरकारी स्कूलों में एजुकेशन अभी प्रोवाइड की जा रही है, उसका भी सिलेबस यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है इस पूरी के पूरी सीरीज में। उसी का कंसेप्ट आया है आईटी। तो देखिए, आईटी की यदि बात की जाए तो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड कंप्यूटर हैव brought a new technology, the information technology. It is the most powerful synthesis of computers and communications. Information technology used in various departments including education, human resource, finance, manufacturing and security. The IT has changed our world into a global world. देखिए, आईटी के दम पे ही आज हम देखिए अपनी सूचनाओं को कितनी तीव्र गति से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सूचनाओं को गेन कर सकते हैं। सारी चीज़ें कहाँ से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही चमत्कार देखने को मिलता है।
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सीपीयू इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर्स है, स्पीकर है, यूपीएस है, इनके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। यूजेस ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज है, होम है, डिफेंस है, ऑफिस वर्क है, स्कूल कॉलेजेस है, रिसर्च वर्क है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, हेल्थ एजुकेशन एंटरटेनमेंट, मोबाइल सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन, ई कॉमर्स, प्रिंटिंग प्रेस है या लेबोरेटरीज है, यहाँ पे वाइडली कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमें पढ़ना होगा इस कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको बस इनका याद रखना है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या आता है, स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड होती है कंप्यूटर की, स्टोरेज है, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटिलिटी, ऑटोमेटिक क्विक डिसीजन, मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशंस, रिलायबिलिटी। और देखिए यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिसको भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है। नो आईक्यू लेवल कंप्यूटर का 0 होता है, नो फीलिंग से इमोशनलेस होती है कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है। जल्दी से आपको बता दें, ये सारे आपको यहाँ पे सिर्फ इसके पॉइंट्स याद रखने होंगे। बहुत बेहतरीन स्पीड होती है कंप्यूटर की। स्टोरेज की बात करें, ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है, देखिए आप कितना याद रिमेंबर कर पाते हैं। आजकल तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के ऊपर आप बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक्यूरेसी मीन्स इसकी शुद्धता, काफ़ी अच्छे से डाटा इसमें एक्यूरेट, यदि आपके इनपुटिंग अच्छा किया है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन की जो भी आगे मीनिंग्स आने वाली है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट रहती है। डिलीजेंस, काफ़ी परिश्रमी होता है कंप्यूटर जी, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। वर्सटिलिटी, कंप्यूटर एक टाइम में कई तरह के टास्क को मैनेज कर सकता है, इसलिए इसे वर्सटाइल डिवाइस भी कहा जाता है। यहीं से आपका एमसीक्यू बनेगा, आगे आपको बताएंगे, इसी लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, सिंगल लाइनर करेंगे, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू सेट भी लगाएंगे। कंप्लीट स्टडी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, बस तन मन धन से जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियोस को आपको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर करना होगा। ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर अपने आप चलता है, एक बार आप उसको कमांड दे देंगे, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर के अंदर घुस के उसको बोलना कि भैया अब आगे चल रहे, एक रुक जा, अभी यहाँ पे नहीं है। एक बार यदि आपने कमांड दे दी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करते हैं, इसलिए कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिक डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजंस। कंप्यूटर के डिसीजंस काफ़ी क्विकली कंप्यूटर्स किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और एकदम से आपके सामने उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। मल्टीटास्किंग को भी कंप्यूटर सपोर्ट करता है। कम्युनिकेशन के फील्ड में आज देखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर्स ने पूरी दुनिया को जोड़ के रख दिया है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर के काम के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये मानव जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। नो आईक्यू, किसी भी तरह का कंप्यूटर्स का कोई भी आईक्यू नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होती है कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है जी, जो कि ह्यूमन से इसे डिफरेंट करता है और ह्यूमंस को कंप्यूटर से डिफरेंट करता है। आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की इवोल्यूशन कब कब हुई, क्या क्या हमारे सामने आया। आपको देखिए एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, आपको अपने दिमाग में बहुत से फैक्ट्स याद रखवाने हैं अपने दिमाग से, ठीक है जी। कुछ विद्वान ऐसे भी होते हैं, जैसे ये हमारा जो प्रयास है, आपसे मैं बात करना चाहूँगा इसके बारे में, 60 लेक्चर्स का है। हो सकता है इस किताब में छोटी बड़ी कोई त्रुटि रह गई हो, तो आपसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें बताइएगा, इसके अगले एडिशन से हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। कोशिश तो की जाती है हमारी टीम की तरफ से किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना रहे, लेकिन हो सकता है ये ईयर वाइज का कोई डाटा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग कंप्रोमाइज़ करते रहिएगा, ऐसे हम आपसे आशा कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, 1450 में देखिए जी अवेक्स आया। आपने इतना रखना है, ये अवेक्स से शुरुआत हुई थी कंप्यूटर से, किस कंट्री से शुरुआत हुई थी, चाइना से हुई थी। एक किताब लिखी गई थी बू चिंग सीनमिंग के द्वारा 1450 में, और इसमें अवेक्स के बारे में कहा गया था। तो आई थिंक ये आपने याद रखना है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए एडिंग मशीन्स को ब्लेज पास्कल फ्रांस के थे, इनके द्वारा बनाया गया। यहाँ से आपको देखिए ये जो आज का लेक्चर है हमारा, 7 से 8 प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तन मन धन से सुनिएगा। 1813 में देखिए डिफरेंट इंजन्स किसने बनाया था जी, तो यहाँ पे इन्हें बनाया गया था जी चार्ली बेबेज के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और चार्ली बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ब्रिटेन के थे, मैथमेटिक्स के विद्वान थे, आपने याद रखना है। अगस्ता अड्डा द फर्स्ट प्रोग्रामर सुजेस्टेड बाइनरी डाटा रेदर द डेसिमल डाटा, एक कंसेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। और देखिए
अरिथोमेटर की बात करें तो चार्लिस एक्सवियर थॉमस जो कि फ्रांस के थे, इनके द्वारा कंसेप्ट को क्लियर किया गया। एनालिटिकल इंजन, देखिए आपको एक डिफरेंट इंजन है चार्ली बेबेज के द्वारा बनाया गया था, और एनालिटिकल इंजन भी इन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ये इंग्लैंड के थे, ये आपको याद रखना है, इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा पंच कार्ड्स की जो मशीन है काफ़ी ज़्यादा इनपुटिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, तो डॉक्टर हरमन हॉलोरिथ जो यूएसए के है उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। अब देखिए यहाँ से मैं आपको जो मेन थिंग्स है उन्हीं के बारे में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए शुरुआत से चलेंगे, जो मेन कंसेप्ट है ये विस्तृत जानकारी के लिए आपके हाथ में हमारी किताब होनी चाहिए। थोड़ी सी किताब डिले है तो उसके लिए हम समर्थी है, किताब यदि आपके हाथ में होगी तो आप और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को फिर से सुन सकते हैं, उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको एक यहाँ पे एक आइडिया भी मिल जाएगा किताब की अध्ययन सामग्री किस तरह की है। आप लोगों से एक ध्यान रहेगा, ये सारा का सारा डाटा जो इस किताब का है कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो आप इसमें से किसी भी तरह का कोई स्क्रीनशॉट या अन्य अध्ययन सामग्री को शेयर ना कीजिएगा, नहीं तो चीज़ें आपको ट्रबल में डाल सकती है। तो आगे बात करिए एबीसी का, तो इसको देखिए जॉन थॉमसन थे, इनके नाम से इसे किया गया है, तो इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और देखिए एनिक है, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर्स है, जॉन मर्करी और जे प्रेसर एक्वर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे मार्क 1 आया, ये आपको हल्का हल्का सा खुद भी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा किसी भी कंसेप्ट में। देखिए हमने यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया आपके बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए, तो आप इसको बोल्ड कंसेप्ट है उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मान के चलिएगा। IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ट्रांजिस्टर बेस्ड कैलकुलेटर्स 1955 में से शुरू किया गया था। और देखिए द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो 1971 में से बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए H. एडवर्ड रॉबर्ट डेवलप्ड अ माइक्रो कंप्यूटर, ये भी आप माइक्रो मतलब जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके ऊपर बेस्ड कंप्यूटर्स था। 1985 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसने कंप्यूटर्स की एरा को बिल्कुल बदल के रख दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज नाम से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, और बिल गेट्स इस कंपनी के फाउंडर मेंबर थे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान में इस कंपनी के सीईओ कौन है। और उसके बाद देखिए 1980 भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है, जब टिम बर्नर्स ली ने रिसर्चर थे एट CER एंड डेवलप्स द HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इनके द्वारा शुरू किया गया था। 1996 की बात करें सर्जरी ब्रिन एंड लैरी पेज ने क्या किया, गूगल को डेवलप किया जी। और देखिए W7 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। और देखिए W10 आजकल चल रही है हमारे कंप्यूटर्स में, 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। यदि बात करें रिलीज कर दिया गया था इसे 15 जुलाई 2015 में, और ब्रॉडली रिलीज किया गया था फॉर पब्लिक वर्क के लिए 29 जुलाई 2015। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपने अच्छे से रिमेंबर कर ली है। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए यहाँ से हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को नहीं करेंगे, यदि आपने डीप स्टडी करनी है तो आपको बुक को थ्रू आउट करना होगा। हम आपको सीधा ले चलेंगे, इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें इस तरह के टेबुलर फॉर्म में भी डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है इसका मतलब होता है कंप्यूटर किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ा, और आज जिस कंप्यूटर की हम कल्पना करते हैं, जिस कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन का है, किस तरह से वो काम करता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। अब आपको ले चलेंगे हम बिल्कुल काफ़ी पीछे चलेंगे हम फर्स्ट जनरेशन। पहले आप लोग याद रखिएगा कंप्यूटर की जनरेशन को 5 जनरेशन में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहली जनरेशन है जी 1942 से लेकर 1955 तक। देखिए तिथि के ऊपर मत जाइएगा, तिथि मैंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, उम्र निकल जाएगी, ना हम किताब लिख पाएंगे ना आप लोग पढ़ पाएंगे जी। ठीक है, हमारा मूल्यतः उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को रिमेंबर करके यहाँ से आप कुछ लर्न करके जाएं। आज के इस लेक्चर से 5 से 7 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा उद्देश्य संपन्न हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ से क्या याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था जी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स था, जिसे IC भी कहते हैं। फोर्थ जनरेशन में आ गया माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के बाद कंप्यूटर का ईरा बिल्कुल बदल गया। और फिफ्थ जनरेशन में जिसकी हम आज की डेट में कल्पना कर रहे हैं वो है AI, स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इसके ऊपर अब हमारा भविष्य निर्धारित है, जिसमें आप रोबोटिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रोबोट किस तरह से मानव की तरह काम कर रहा है, ये चीज़ें आपको यहाँ से अब आगे लेके चलेंगे। आगे क्या होगा कंप्यूटर्स में, AI टेक्नोलॉजी ही इसका निर्धारण करेगी। एक चीज़ आपको यहाँ पे अब और याद रखनी है,
कि आपसे डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आए थे। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये एग्जांपल आपको खुद ही स्टडी करने होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अच्छे से एक सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, और हल्का से यदि आप चाहते कि किसी भी कीमत पे इस बार मेरा JIT नहीं जाना चाहिए, मेरे हाथ से आप में यदि इस तरह का जज्बा है, तो आपको जो ऊपर इस किताब में दिखाया गया है कि ये जो इवैल्यूएशन या जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इसके साथ में आपको याद रखना होगा कि किस विद्वान ने इसको किया है, कौन उसका इन्वेंटर था, इन चीज़ों को भी आपको साथ में लेके चलना होगा। और देखिए आगे बात करेंगे अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बात करें तो एनालॉगी कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें आगे दो तरह से डिवाइड किया जाता है, थर्मोमीटर्स और स्पीडोमीटर्स, ठीक है जी। और सेकंड जो कैटेगरीज आती है वो डिजिटल कंप्यूटर्स की आती है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें एनालॉगी कंप्यूटर्स की, तो आपने याद रखना है इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पर इनकी जो मेजरिंग है, फिजिकल क्वांटिटीज है, लाइक पर्पस, टेम्परेचर, स्पीड एटसेट्रा के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो ये बाइनरी कंसेप्ट के ऊपर काम करते हो, आजकल हम जिन कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हैं उन्हें डिजिटल कंप्यूटर ही कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है जी जनरल पर्पस के कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। अगले है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स और एक है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो आपको प्रश्न यहाँ से जो पूछा जाएगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर से ही पूछा जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, दोनों आते हैं इसमें। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से जो कंप्यूटर्स बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जी, हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहा जाता है। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज। देखिए साइज के आधार पर भी कंप्यूटर्स को बांटा जाता है। सबसे पहले आते हैं सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़े कंप्यूटर जिनका इस्तेमाल किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में किया जाता है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में किया जाता है, डिफेंस में किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइंस में किया जाता है, मेडिसिन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा, अंडरलाइन करते चलिएगा। अभी आपके पास किताब नहीं है, कुछ दिनों का इंतजार कीजिएगा, वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है जी। नंबर सेकंड है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये सुपर कंप्यूटर से थोड़े से छोटे कंप्यूटर्स होते हैं। कहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, बैंकिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है, कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल्स भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद यदि हम बात करें मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ये देखिए मेन फ्रेम से भी छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स आप इनके यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, जो कि छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जिनका अक्सर हम लोग भी अपनी दिनचर्या में उनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे टेबल्स में आपको बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स किस तरह से है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इन्हें भी आप यहाँ से एक बार क्विक सा स्टडी कर सकते हो। इसके बाद यदि आप इस समरी को पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी आपके 2 या 3 प्रश्न जरूर बनेंगे, ठीक है जी। तो ये भी आप यहाँ से अच्छे से इनको आगे तक सेल्फ स्टडी के साथ आप इनको आगे बढ़ सकते हैं। अब एक यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। डाटा क्या होता है, डाटा इज अ रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी है। HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क। इस तरह से हम आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे जो मेन पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। जब आपके पास ये किताब आ जाएगी तो आप इससे इनको सेल्फ स्टडी भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब चलते हैं सिंगल लाइनर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होती है जी, CPU में होती है। अब देखिए हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का, इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है कहाँ पे होती है जी, CPU में होती है। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा क्योंकि इतना समय भी नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा आप लोग की कंफर्ट फील नहीं करते हैं। कुछ मेन यहाँ से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए स्कैनर्स के बारे में बात करें तो स्कैनर्स काफ़ी पॉपुलर डिवाइस हो चुका है आज की डेट में, जिसका इस्तेमाल इनपुटिंग के लिए किया जाता है। डिफरेंट तरह के डाटा को आप डिजिटल फॉर्म के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं जी, स्कैनर्स का इस्तेमाल करते हैं। द बेसिक अर्थमेटिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स है, किसने इसको बनाया, तो उनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन, आपने याद रखना है। बोथ डाटा इंटीग्रिटी एंड सिस्टम डैश आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अ पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी, तो सिक्योरिटी का सारा काम होता है। एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है किससे बनती है जी, पिक्सल से बनती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज SMTP stand for Simple Mail Transfer Protocol. Next one is the 4 basic operations of computers are referred to as dash
सर्कल, तो इसे कहा जाता है IPOS। इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स, तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स में पॉसिबल हो पाता है। और देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न भी आ चुका है जी कि फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो आप बताएंगे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बेस्ड है, जिस ईरा में हम लोग अभी अपना जीवन यापन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड इट, तो इसे कहा जाता है जी हाइब्रिड कंप्यूटर्स। डैश मार्क पार्टली इलेक्ट्रॉनिक एंड पार्टली मैकेनिकल कंप्यूटर दैट इज मार्क 1। आगे देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है, नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो इसे एनी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और नंबर ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स इन एस्काई कोडिंग सिस्टम, द राइट आंसर इज 1024। नेक्स्ट वन इज MSIC स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश है कि आपका एक सेकंड भी बर्बाद ना जाए इन 60 लेक्चर्स में। आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा और आप इस किताब को जो इलाइट स्टडी टीम के द्वारा बनाई गई इस किताब के साथ में इन प्रश्नों को बार बार पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको जरूर इस परीक्षा में सफलता मिलेगी। आगे बात करते हैं, अ मॉडेम इज कनेक्टेड टू अ, किसके साथ में जुड़ जाता है, टेलीफोन लाइन के साथ में जुड़ जाता है, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। CD रोम कंसीडर्ड एज, तो CD रोम को एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में कंसीडर किया जाता है। और देखिए यहाँ पे प्रश्न अभी हम इसको क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ये एब्रीविएशंस आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ENI से IAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। EDBA से स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। नेक्स्ट वन इज EDSAC स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट वन इज UNIVAC 1 स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स 1। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। SSI स्टैंड फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशंस। देखिए ये एब्रीविएशंस आप यहाँ से खुद भी इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आपको जरूर एक प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एब्रीविएशंस है। जैसे यहाँ पे हम बात करें WORM स्टैंड फॉर राइट वंस रीड मेमोरी, ठीक है जी। अब लास्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर का कंक्लूजन आप इसको मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में। पहला प्रश्न है वेयर इज रैम लोकेटेड। देखिए यहाँ पे आंसर साथ में लगाया गया है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद आप रख सकते हैं। देखिए रैम कहाँ पे होती है जी, मदरबोर्ड में होती है। मदरबोर्ड CPU के अंदर लगा हुआ होता है, वहीं से आपकी पूरे के पूरी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे आपके इनपुटिंग डिवाइसिंग है, आपके आउटपुटिंग डिवाइसेज है, उनका जो कनेक्टर का काम है वो कहाँ से होता है जी, मदरबोर्ड से होता है। मदरबोर्ड के ऊपर जो सबसे पावरफुल डिवाइस होता है उसका नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ही हमारे डाटा को एग्जीक्यूट करता है। रैम वहाँ पे होती है और उसके साथ में लगाई जाती है, मदरबोर्ड से बाहर होती है हार्ड डिस्क जो कि स्टोरेज का काम करती है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार आप किसी CPU आपके नज़दीक होगा तो उसे देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनर उसका क्या क्या रूप रहता है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए कीबोर्ड, रोम, माउस और स्कैनर्स। ये कीबोर्ड क्या है, इनपुटिंग डिवाइस है, स्टोरेज से उसका कोई लेना देना नहीं है। माउस भी क्या है जी, इनपुटिंग डिवाइस है, कोई इसका इससे लेना देना नहीं है। स्कैनर्स क्या करता है, डाटा को जो हमारे पास डाटा उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है जी। तो स्टोरेज तो नहीं करता है, तो स्टोरेज डाटा की कहाँ पे होती है, रोम में होती है, जिसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट वन इज the gigantic work of simulating the airflow around an entire aircraft can only be done using fast supercomputers, main computers, microcomputers. Step the right answer is here microcomputers. Next one is, देखिए ये प्रश्न यहाँ पे देखिए MCQ के रूप में पूछा गया, सिंगल लाइनर में भी था। The basic architecture of computer was developed by, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से पता होगा, जॉन बॉन न्यूमैन is the right answer. Next one is विच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैड। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मैंने पढ़ा था, क्या इस्तेमाल किया गया था जी, वैक्यूम था, मैग्नेटिक टेप्स था, या ट्रांजिस्टर था, या ऑल ऑफ द अबव था। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स था, उसके बाद हमने सीखा था ट्रांजिस्टर आया, फिर IC आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आया, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से याद करनी है। नेक्स्ट वन इज द हार्ट ऑफ प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशन, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। पूरी के पूरी जो कंप्यूटर्स की कैलकुलेशंस का काम है वो इन्हीं की सहायता से किया जाता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट की सहायता से।
कंप्यूटर क्लॉक स्पीड, इसे क्या कहा जाता है, इज द स्पीड ऑफ द इनर क्लॉक ऑफ द कंप्यूटर्स। नेक्स्ट वन इज इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है जी, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट वन, सुपर कंप्यूटर्स आर प्राइमरली यूजफुल फॉर, ये प्राइमरली यूजफुल होते हैं मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। तो ये था आज का हमारा पहला लेक्चर। निश्चित तौर से आपको इस लेक्चर से लाभ हुआ होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ताकि आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जा सके। 60 लेक्चर स्टूडेंट्स हम इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक होगा। देखिए आपको बता दें, यदि आप इस किताब को परचेज करना चाहते हैं, जिस किताब का नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा के लिए किताब बनाई गई है, तो आप इस किताब को ilasstudy.co.in से प्राप्त कर सकती है। अभी इस वीडियो को जब आप सुन रहे होंगे आज यानी 8 नवंबर 2020 को, अभी स्टॉक में केवल 10 या 15 किताबें ही शेष बची है इलास्टडी टीम का जो स्टोर है। तो उसके बाद जो अगला अलॉटमेंट इन किताबों का आएगा वो वेडनेसडे या थर्सडे को आएगा। तो आपकी जो आगे का डिस्पैचिंग का काम होगा वो उसके बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी मत कीजिएगा कि अभी आपको एकदम से किताब पहुंच जाएगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ये किताब बनी है। 649 इसमें पेजेस है और एक किताब के साथ आप असिस्टेंट, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स आज जल्दी में इसलिए इस वीडियो को मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि पहला लेक्चर था और थोड़ा सा हम देखेंगे जो हमारा रिकॉर्डिंग के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं 30 मिनट से ज़्यादा थोड़ी सी गड़बड़ करना शुरू कर देता है। हम इसे आज आधे घंटे में ही ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। अगले वीडियो में और भी आपके जो सुझाव आएंगे उनके ऊपर भी काम करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और यदि आप किताब को ऑर्डर करेंगे, 10 या 15 किताबें ऑर्डर करने के बाद जो आगे की बुक्स आप ऑर्डर करेंगे, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम 7 से 10 दिनों का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपकी किताब डिस्पैच हो चुकी है इलास्टडी प्लेटफॉर्म की तरफ से। पीछे के जितने भी ऑर्डर्स थे सारे के सारे डिस्पैच हो चुके हैं, कुछ दिनों में आपके पास पहुंच जाएंगे। आप नियमित रूप से बने रहिए। और एक हमारी टीम ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। विद्या को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो हम आपसे ये कामना करते हैं कि आप इस वीडियोस को शेयर करेंगे, ताकि हम और भी मेहनत करें, हमें भी मोटिवेशन मिले कि नहीं हम भी आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। और डेफिनेटली आप जुड़े रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम बहुत सी रेफरेंसेस बुक के बारे में भी बात करेंगे इस सीरीज में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।